विश्व के पहले कवि, आदि कवि वाल्मीकि माने जाते हैं। मैंने उल्लेख किया, जब तमसा नदी के किनारे पर वे तपस्या कर रहे थे, तब वहां क्रोंच पक्षी का जोड़ा, क्रोंच और क्रोंची प्रेम पीड़ा में मग्न थे, और एक शिकारी का तीर आकर के लगता है और जो नर क्रोंच पक्षी है उसके प्राण हर लेता है, और अपने प्रिय क्रोंच पक्षी की याद में, उसके दुख में, उसके विरह में, उसके वियोग में जब क्रोंची तड़पती है, वो तड़पन ही तमसा नदी के किनारे पर वाल्मीकि तपस्या कर रहे हैं, और वही उनको रामायण लिखने की प्रेरणा दे देती है, जो विश्व का सबसे प्राचीन महाकाव्य भी माना जाता है। और हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। विश्व की आदि पुस्तक की बात करेंगे तो वेद होगी, वेदों की बात करेंगे तो पहली पुस्तक ऋग्वेद होगी। ये भारत के लिए गर्व का विषय है। हम विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की बात करेंगे तो महाभारत की बात होगी। विश्व के पहले कवि की बात करेंगे तो वाल्मीकि का उल्लेख होगा। विश्व के पहले महाकाव्य की बात करेंगे हम तो रामायण की बात होगी। और जब उस तमसा नदी के किनारे पर उस क्रोंच पक्षी के विरह की तड़पन से तड़पती हुई क्रोंची जब तड़पती है, उसकी तड़पन को देख करके जब आदि कवि वाल्मीकि का मन पिघलता है, अश्रु प्रवाहित होते हैं, और वो पीड़ा, वो दर्द, वो तकलीफ रामायण के रूप में बदल जाती है। और जब वो ध्यान करते हैं तो उनको उल्लेख आता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम रघुकुल में जिनका जन्म हुआ, उनका जो जीवन चरित्र है वही लोगों के उद्धार के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। और वाल्मीकि हमारे सामने इतना सुंदर रामायण के रूप में परिवार होता क्या है ये हम रामायण से सीखते हैं। एक अच्छा पुत्र क्या होना चाहिए, भाई क्या होना चाहिए, पत्नी का धर्म क्या होना चाहिए, गुरु और शिष्य के कैसे संबंध होना चाहिए। और कविता को महान कवि राम भक्त तुलसीदास ने कहा है, सुरसरी समहित कर बोली। सुरसरी बोलते हैं गंगा नदी। जैसे गंगा नदी पापों का प्रक्षालन कर देती है, ठीक ऐसे ही कविता जो है वह हमारे दुर्गुणों को, पापों को, बुराइयों को मुक्त करने का कार्य करती है। तो ये ध्यान रखना कि कविता का जन्म जो होता है आह से होता है, आह पीड़ा से होता है। तो किसी ने कहा है वियोगी होगा पहला कवि, आह से ऊर्जा होगा गान। ध्यान रखना, गान कविता उपजता है किससे? आह से। कौन सी आह से? वियोगी होगा पहला कवि। अरे जो वियोग की तड़पन में नहीं तड़पा हो वो कविता नहीं रच सकता। इसलिए अच्छे कवि होते हुए मेरी दृष्टि में, वैसे मैं शास्त्र की अपेक्षा तो जरूर से लंबी थोड़ी बात की है। मैं कबीर का मार्ग मुझे ज़्यादा पसंद रहा। तो कबीर कहा करते थे कि पोथी पढ़ पढ़ जब हुआ पंडित भया न कोई, एक अखिल पीठ का पढ़े से पंडित। तो कहा करते थे पंडित मतलब यानी, मैंने आपको पढ़ा कि क्लास कक्षा 10 में दोहा चलता है, पोथी पढ़ने से कोई पंडित नहीं चाहिए, छंद से, यति से, गति से पंडित नहीं होगा। कौन होगा पंडित?
ईश्वर एक अशीर का पढ़े तो पढ़े, एक अक्षर भी जो प्रेम का पढ़ लेता है पंडित कहलाता है। तो कविता करने के लिए प्रेम करिए, कविता करने के लिए दुख झेलिए। और ध्यान रखना, जितनी कठिन परिस्थिति होगी, रात जितनी ही संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। रात का संगीन होना जरूरी है, तब सुबह रंगीन होती है। और जो लोग रात को देखने से घबराते हैं, जीवन में कष्टों से, परेशानियों से, तकलीफों से घबराते हैं, उनकी किस्मत में दुख का उजाला नहीं है। छायावाद की प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद, कामायनी बहुत श्रेष्ठ काव्य, महाकाव्य है, आप पढ़ना करिए। कहते हैं कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का डबल प्रभाव, दुखों की रात्रि के बीत जाने पर ही सुखों का प्रभात खिलता है। और जो लोग बिना दुख, तकलीफ, पीड़ाएं, कठिन से कठिन परिस्थितियां नहीं झेलते और चापलूसी करके, चरण चुंबन करके, बटरिंग करके, पॉलिश करके प्राप्त कर लेते हैं, बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं, जो जीवन में जो घटता है उसके बारे में एक शब्द भी नहीं है, क्योंकि अपना हित चिंतन करना उनके लिए सर्वप्रथम होता है। कविता का जन्म ऐसे नहीं होगा, कविता का जन्म ऐसे नहीं होगा। कविता का जन्म तो होगा तो कैसे होगा? कविता का जन्म ऐसे होगा जैसे बंधनों को काटते हुए, परतंत्रता से मुक्त होते हुए नदी सारे बंधनों को तोड़ करके पूरे वेग के साथ, प्रवाह के साथ बह रही है। यह कविता हो। बच्चों को लिखना कैसे चाहिए? बच्चों को शुरुआत कैसे करना चाहिए? बच्चों को शुरुआत करना चाहिए, सबसे आसान तरीका है कविता लिखने का, तुकबंदी कीजिए। तुकबंदी होती कैसे? तो आपने देखा होगा कि कविता की जो पहली पंक्ति होती है उसका जो अंतिम अक्षर है और दूसरी पंक्ति का जो अंतिम अक्षर है उसको मैच कीजिएगा, मिलाइए, समानता लाइए। अच्छा, समानता की बात आ गई, एक बात मैं कहूँ, जो कविता को समझते हैं, जो कविता को जानते हैं, कवि होते हैं, क्या वह असमानता को बर्दाश्त नहीं करते। इतना उनका प्रयास होता है अपने स्तर पर क्या कहने का प्रयास करते हैं, जिनके पास जिम्मेदारी, और फिर भी यदि समानता न हो तब भी प्रयास बंद नहीं करते। क्योंकि कवि के लिए कहा जाता है कवि जन्म से विद्रोही होता है। कविता का जन्म विद्रोह से होगा, जो समाज के अनुकूल, जो सत्ता के अनुकूल, जो राजा के अनुकूल चलेगा, वो समाज को क्या दिशा दिखाएगा। जैसा निरंजन सर ने कहा है, कविता का प्रयोजन क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात की आपके लिए बड़े संकल्पना हो जाती है, धर्म क्या है, मोक्ष क्या है। आप ये समझिए क्या कि जो भले के लिए होता है, भलाई के लिए होता है, हित चिंतन करने के लिए होता है, इससे समाज का, लोगों का कल्याण होता, मानवता का संदेश जाता है, ये कविता का उद्देश्य होता है। तो आप सीखें बेटा, नदियों से सीखें कैसे बिना धर्म के, जाति के, भाषा के, छोटे और बड़े के, गरीब और अमीर के बंधनों को तोड़ करके, केवल मनुष्यों की बात नहीं कर रहा हूँ, पशु पक्षी से लेकर जीव जंतुओं के लिए किस तरह से उनकी प्यास बुझाती है। कविता भी ऐसे ही परोपकार करती है। किसी ने कहा था क्या, कविता करने से रोटी तो नहीं पाओगे, परंतु कविता करने से रोटी सलीके से खाओ। ये सलीका कविता सिखाती है। जीवन में यदि सलीका सीखना है, आप कविता करिए। और कविता करने के लिए मैंने कहा ना, शुरुआत तो बंदी से करिए। तो बंदी कैसे करेंगे?
जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में आपको कुछ सुनाता हूँ। तुम पंछी उन्मुक्त गगन की, अब तो लोटो घर के द्वार। शब्द आया है द्वार, राइट। तुम पंछी उन्मुक्त गगन के, अब तो लोटो घर के द्वार। तुम्हारे बिना द्वार ये सुना कि देखा तिनका तिनका बिखर रहा है, तुमसे मिलने तड़प रहा है। ये रहा है मिलना चाहिए कविता में, शुरुआत यहाँ से हो। पंछी करते कलरव सारे, अब देखो सारे आ रहा है लास्ट में। पंछी करते कलरव सारे, तुमको बुलाते मित्र तुम्हारे। फिर तुम्हारे आ गए, सारे के बाद तुम्हारे की मैच करिए, इसको मिलाइए, कविता बनाइए। पंछी करते कलरव सारे, तुमको बुलाते मित्र तुम्हारे। तुम पिंजरे को तोड़ के आओ, माँ की रज में लौट भी जाओ। अबे आओ और जाओ, बच्चों शुरुआत यहां से होगी कविता। इस दुख को मिलाने का प्रयास कीजिए। और वैसे हमारे यहाँ कविता के काव्य के 3 हेतु बताए गए, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा जन्मजात होती है, जन्म से प्रतिभा संपन्न होता है। अरे कूद के लगन पालने, कई बार मैं कहता हूँ क्लास मुझे लगता है देख करके, क्या अभिभावक को, शिक्षक गणों को ये पता लग जाता है बच्चे को देख करके कि भविष्य में क्या बनने वाला। प्रतिभा क्या होती? प्रतिभा नव नव उन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। से ज्यादा जानकारी गलती को क्षमा करना। नवीन नवीन विषयों का उन्मेष करने वाली शक्ति का नाम प्रतिभा। दूसरा गुण क्या है? दूसरा है तो व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति होता क्या है? व्युत्पत्ति आती है लोक शास्त्र के ज्ञान से। लोक और शास्त्र क्या है? लोक और शास्त्र होता है ये सारे विषय जो हमारे सामने घटते हैं। ये प्रकृति है, ये नदी, नाले, झरने, पहाड़, पर्वत, ये पूरा समाज, ये विश्व, ये लोगों के साथ घटती हुई विभिन्न विभिन्न समस्याएं, ये सब लोक शास्त्र का ज्ञान हमें होना चाहिए। और तीसरा गुण है अभ्यास, और मैं इसको सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ, और आपके लिए भी, मेरे लिए भी। आज मुझे इतनी सारी कविता याद है ना, तो उसका कारण और एकमात्र कारण यह है क्या कि मैं बहुत अभ्यास करता था। मुझे कक्षा 3 की कविता भी याद है, 5 की भी याद है, 6ठी में पढ़ता था वो भी याद है। कई बार 70-70 लाइन की बड़ी कविताएं हुआ करती, आज भी मुझे स्मरण है। अभी मेरे सर का फेयरवेल हुआ था, उसमें एक बड़ी कविता सुनाई थी। कक्षा 5 में पढ़ता था बच्चों, हरिवंश राय बच्चन की कविता। अमिताभ बच्चन ने कई बार सुनाई, टीवी सुना होगा आपने। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अरे कोशिश तो करिए, अरे मरना तो सबको है इस संसार में, ऐसा कोई नहीं है क्या जिसकी मृत्यु नहीं होगी, याद रखना। और ये जो सारी चीजें हम जो एकत्रित करते हैं ना, ये भौतिक संसाधन, अच्छा घर, मकान, फ्रिज, कूलर, टीवी, ऐसी अच्छी पद प्रतिष्ठा, और झूठ बोल रहे हैं क्या? ये शोभा नहीं देगा। मैं अभ्यास की बात कर रहा हूं, तो अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या कोई सा विषय, तो वो क्या संगीत का हो, संगीत के विषय में हमारे बैठे हुए हैं। अभ्यास इतना करना पड़ता है, इतना करना पड़ता है कि अभ्यास करने के बाद ही प्रतिभा निखर करके सामने आती है। कविता का विषय भी ऐसा है। मैं जब सुना रहा था आपको कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती, दाना लेकर। नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती 100 बार, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, न अखरता नहीं है भाई। हार मान जो कोई काम कैसे चलेगा? आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं।
सिंधु में डुबकियां गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर लाता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी, परंतु बार बार डुबकियां लगाता है, बार बार लगाता है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। अरे लगातार प्रयास करिए आप, सफलता मिलेगी। आखिर क्या होता है? मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं। और मैं हमेशा विद्यार्थियों को मेरे कहता था, और आपको तो बताइए कि नई बात नहीं, आज बोल रहा हूँ, डेली यही बोलता हूँ क्लास में। आप 10वीं पहली बार पढ़ रहे हैं उससे इसी तरह की बातें, क्या बच्चों को प्रेरणा देने वाली, बच्चों में वह बीज डालना शिक्षक का उद्देश्य है कि भविष्य में जाकर के वो ऐसा वृक्ष बन सके जिसकी फल शीतलता छाया जगत को मिल सके, संसार का कल्याण हो। और उस कविता का जो अंतिम चरण है वो भी जबरदस्त है। क्या है? असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और विचार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई सोचो और विचार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश करिए, सफलता मिलेगी, अभ्यास करिए लगातार। क्योंकि भारतीय परंपरा कहती है कि देवानी व्यसन भवती नाभासु कदाचन। एक बार देव भाग्य धोखा दे सकता है, परंतु हमारे द्वारा किया हुआ जो अभ्यास जो होता है कभी हमको धोखा नहीं देता, हमारे साथ अविश्वास नहीं करता, विश्वासघात नहीं करता। तो आप निरंतर प्रयास करिए। यूसर ने ये अच्छा प्रयास किया है कि छोटे बच्चों के लिए हिंदी कविता लेखन पर एक परिचर्चा, एक प्रकार की कार्यक्रम उन्होंने आयोजित की। और बहुत कम समय में, इतने कम समय में ये सब हुआ है क्या कि इसमें मैं मानता हूँ कि पता नहीं कैसे हुआ है, पास हो गया है। क्योंकि 2 दिन पहले बात हुई, मैंने सोमवार के लिए कहा था, परंतु कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि सोमवार को नहीं हो सकता, गर्मी बहुत बढ़ रही है। आज का दिन, शुक्रवार का दिन इस कार्यक्रम के लिए चुना गया। तो बच्चों, मैं आपको प्रेरणा देता हूँ, और बच्चों प्रेरणा तो प्रकृति से मिलेगी, प्रकृति से। केवल कविता लेखन की बात नहीं, कविता लेखन तो होगा ही से। आप यदि अच्छा चित्रकार बनना चाहते हैं, मूर्तिकार बनना चाहते हैं, शिल्पकार बनना चाहते हैं, संगीतकार बनना चाहते हैं, कहानीकार बनना चाहते हैं, और यदि वैज्ञानिक भी बनना चाहते हैं, तब भी मैं कहता हूँ प्रकृति निरीक्षण करिए। बच्चों, भारत की आबादी पता है, मैं बताया कितनी होगी? कितनी होगी बच्चों? 140 करोड़। 140 करोड़ का 1 अरब 38 करोड़ का। और हमारी आबादी का कितना % यूथ है बेटा, युवा शक्ति? यही बताया मैंने, 68%, 70%। सही। आप सोचिए बेटा, इतने बड़े देश में हर साल हमको एक नोबेल भी नहीं मिलता। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात होती है। आज से करीब 100 साल की उम्र ज़्यादा हो गई, हमको गीता देने का रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल मिला था। क्या 1 अरब 38 करोड़ के देश में भारत विश्व का युवा शक्ति कहलाता है? 21वीं सदी भारत की होगी, क्या कोई ऐसा नहीं जो रविन्द्रनाथ टैगोर के स्थान को धर सके? अरे 100 साल से ज़्यादा हो गए, क्यों नहीं होता ऐसा? क्यों नहीं होता ऐसा? 1931 में सीवी रामन को फिजिक्स पर नोबेल पुरस्कार मिला। समुद्र की लहरों का रंग नीला क्यों होता? 100 साल होने वाले, 2022 आ गया, 2031 में 100 साल हो जाएंगे। क्या कोई ऐसा नहीं तो सीवी रमन के 90 साल के 100 साल के अंतराल को भर सके? पता है क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने शिक्षा को कमरे में बंद करके रख दिया, हम लवादे में डाल दिया, लवादे में। और मैं तो कहता हूँ, मेरे 25 साल हो गए,
पढ़ाते हुए मुझे जो जिम्मेदारी मिलेगी ना, इसको इस लवाजे से बाहर निकालूंगा। तभी तो मेरी बात भारत के जो नीति निर्माता है वहां तक पहुंचेगी। मुझे विश्वास है, मेरा पक्का विश्वास है मेरा। क्या ये कोट, बेल्ट की टाई, इस लवाजे से मुक्त होना पड़ेगा। ये जो फॉर्मेलिटी जो चलती है ना, क्या इस फॉर्मेलिटी से भारत का नाम रोशन होने वाला नहीं है, भारत को नोबेल मिलने वाला नहीं है। 100 साल हो गए, 90 साल हो गए, तो बाहर निकालना पड़ेगा। तो बाहर कहाँ ले जाना पड़ेगा? अरे प्रकृति के नीचे ले जाना पड़ेगा। हमारे बाहर ले जाने में कई बार समस्या हो जाती है, धूप लग जाएगी, सर्दी हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी। फिर तो हो गया कविता लेखन, फिर तो हो गया नया आविष्कार। भारत की पीढ़ी का निर्माण कैसे होगा? पता है कैसा होगा? जैसे मान लीजिए मोबाइल बनते ना, पेन बनते, मोबाइल बनते हैं, साँचा फिक्स के उसमें अंदर डाला और सारे एक जैसे निकलते हैं। ऐसी पढ़ाई हो गई। अरे कोई तो, अरे किसी में तो ये चेतना है जो छोटे से शिक्षक में, इस स्कूल के छोटे से मामूली से शिक्षक में ये भाव आता है, ये चिंतन आता है क्या कि इस चीज में बदलाव होना चाहिए। क्या 1 अरब 38 करोड़ के देश में बच्चों को ऐसी प्रेरणा देने वाला कोई नहीं हो सकता है? सुनने वाला कोई नहीं हो सकता है? सबसे अच्छी क्लास हमारी अभी चुप रहती, बिल्कुल, अरे बिल्कुल चुप। अरे प्रतिभा को मार रहे हो आप। पता है बीज होता है ना, बच्चों बीज पर डालते हैं जमीन में, क्या उसको आप ना यदि खूब पानी देंगे, सब देंगे ना, वो बाहर नहीं निकलता। जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं जुड़े हुए हैं, जानते बीज कैसे निकलता है। बीज को लड़ना पड़ता है कठिन से कठिन परिस्थिति से, अंदर जमीन में वो ताप जो है वो झेलना पड़ता है। वो मिट्टी है, वो पत्थर है, वो कठोरता है, वह झेलनी पड़ती है। तब जाकर के वो बाहर निकलता है। ठीक ऐसे ही कविता को मान लीजिए, कविता का जन्म भी इसी मंथन से होगा। अरे नवनीत कैसे निकलता है? मक्खन घर में माँ खिलाती होगी इनको, भगवान कृष्ण को बड़ा पसंद हुआ करता था, मथी है उसको, जब मथते हैं ना उसको, जब मथते हैं तो जो छाछ है बेकार चीजें अलग हो जाती, घी अलग निकल जाता है, नवनीत मक्खन अलग निकल जाता है। तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में मंथन कीजिए, घबराइए मत। अरे महेंद्र जी हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, क्या टफ से टफ कंडीशन आती रहती है और झेल करें क्या। और सुनो, ये कठिन परिस्थितियां हमको तोड़ती नहीं है और 100 गुना ज्यादा शक्ति से काम करने की प्रेरणा देती हैं। और ये कारण होता है साहित्य को पढ़ने से, कविता लिखने से, कविता को जानने से। आप पढ़िए तो सही, वर्ड्सवर्थ पढ़िए, शेली पढ़िए, मिल्टन पढ़िए, रिचर्ड पढ़िए, इलियट पढ़िए। अब मैं तो हिंदी का फिर भी देख लेता हूँ। आप कालिदास पढ़िए, विश्व का श्रेष्ठ कवि, उनके जैसा कोई कवि नहीं हुआ। आप वेद व्यास देखिए, वाल्मीकि देखिए, माघ देखिए, आप दंडी पढ़िए, मम्मट पढ़िए, आप विश्वनाथ पढ़िए, काव्यशास्त्र पढ़िए, सूर तुलसी मीरा रसखान से लेकर के बिहारी घनानंद से लेकर के भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंत प्रसाद, निराला, महादेवी, अज्ञे और आज तक की एक लंबी यात्रा आप पढ़ते जाइए। दोनों बच्चों, हमको लिखना तब आएगा जब हम अच्छे पठन करने वाले रीडर बनेंगे। ना पढ़ेंगे नहीं कैसे समझेंगे। जितना हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा बच्चों, चिंतन करने की शक्ति बढ़ती जाएगी, मंथन करने की शक्ति बढ़ती जाएगी और अभ्यास, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, ये अभ्यास करते हुए जाएंगे, आप सफल होंगे। कविता लेखन तो कर ही पाएंगे। कविता लेखन का मैंने बता दिया आपको, जीवन का रहस्य है। जीवन में यदि आपको केवल 2 और 2 4 करने वाला जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, बाबू है बनना है, वो तो बन जाएंगे आप। परंतु आप ऐसा चाहते हैं कि 1 अरब 38 करोड़ की भीड़ में आप पहचाने जाएं, आप तारों के बीच में चंद्रमा की तरह दिखाई पड़े, आपकी महक हजारों फूलों में भी महकती रहे। तो उसके लिए जो मैं कह रहा हूं ना, वो करिए। हमको आज भी शौक है, मैं हमको निरंजन सर तैरने के लिए जा रहे हैं। अरे वो सोचेगा बेवकूफ है, हम छुट्टी पे
घूमने चला जाता, तैरने चला जाता, पर्वतों पे जा रहे हैं, पहाड़ों पे जा रहे हैं, जंगलों का निरीक्षण कर रहे हैं। क्रिकेट खेलने का मतलब मुमताज के साथ। कल इतनी गर्मी में शाम को 3:30 बजे मैच खेला, मैच मुमताज, सोचिए आप। इससे जो वंचित रह जाएगा वो केवल सामान्य बनेगा, जनरल, जिसको कोई याद नहीं करेगा। आपको यदि विशिष्ट बनना है, विलक्षण बनना है, तारों के बीच में चंद्रमा चमकता है ऐसा बनना है, तो प्रकृति निरीक्षण करिए। अरे जाकर तो देखिए जंगलों में जाने में क्या मजा आता है, झरनों में नहाने में क्या मजा आता है, तालाब में नहा करके देखिए, हाँ 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 मजा आता है। उड़ते हुए पक्षी कितने सुंदर लगते हैं, इतना प्रकृति का विहंगम दृश्य दारुण हो गया। तो आइए नदी, दो नदियों के संगम पर गाजरों का किला, संत पीपा की अमृतवाणी मार रही है। वो तो प्रेरणा का कितना बड़ा केंद्र होगा, जो गाजरों का राजा होने के बावजूद भी रामानंद की प्रेरणा से सब छोड़ करके, घर परिवार महल राज्य राजा सब छोड़ करके चला जाता है, सन्यासी हो जाता है समाज के उपकार के लिए। ये उपकार वाला भाव सुनो हमारे मन में रहना चाहिए, ये स्वार्थ प्रवृत्ति को त्यागना चाहिए। यदि कुछ बनना है, बच्चों ये इतने सारे आविष्कार दिख रहे हैं आपको, इसमें हमारा क्या योगदान है? नहीं। अरे हमको पंखे की हवा तो चाहिए, एसी तो चाहिए, एसी बैठने बड़ा मजा आता है, हाँ हाँ हाँ, गर्मी छूमंतर हो जाती है। उसके निर्माण में आपकी क्या भूमिका है? वो कठोर तप करिए, तब वे लोग अपने जीवन के 20-20 साल लेट में खपा देते हैं, तब जाकर के इनका निर्माण होता है। और हम इसको झेलते हैं। एसी से बाहर निकलिए तब सुधार होगा, वरना अंदर बैठे हैं, बाहर पता नहीं क्या चल रहा है। निर्माण करने के लिए टफ कंडीशन है, कठिन परिस्थितियां झेलिए, घबराइए मत उससे, घबरा करके टूटिए मत, बिखरिए मत। उस कठिन परिस्थिति से लड़ करके अपना स्थान बनाइए। और कविता लेखन तो हो ही जाएगा, कविता लेखन की बात कर रहा हूँ। और आपको पता नहीं विभिन्न क्षेत्रों में जाना है, आप अपने स्कूल का, अपने शिक्षक का, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।